हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे चैनल पर हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो हिस्ट्री की क्लासेस में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम एक बार क्लास का ओरिएंटेशन समझ लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री एक्चुअली एज अ सब्जेक्ट आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी है और क्या क्या चीज़ें इसमें समझने लायक हैं। जो चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री हम जनरली हम समझते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, है ना। हमें यही लगता है कि हम सब टर्म्स को याद कर लेंगे, सब डेट्स को याद करना है, बहुत सारे इवेंट्स को याद करना है, लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स से ज़्यादा बहुत कुछ है। अगर आप पूरी हिस्ट्री की एक स्टोरी है, अगर आप पूरी स्टोरी को एक कंप्लीट स्टोरी की तरह देखेंगे, ना कि छोटे छोटे इवेंट्स के रूप में, तो आपको हिस्ट्री और इजीली समझ में आएगी और फिर ये फैक्ट्स सब याद करना भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम इसी नोट पर अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आज की क्लास में हम कोई फैक्चुअल बात नहीं करेंगे, आज की क्लास में हम सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको हिस्ट्री पढ़ना शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं जो कि होती हैं प्री हिस्ट्री, उसके बाद दूसरी होती है प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्टोरिकल एज। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये तीनों चीजें होती क्या क्या हैं, यानी कि इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है, देखिए हिस्ट्री पढ़ने के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सोर्स होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं कि जो चीजें हमें खुदाई में मिली हैं, यानी कि आप कहीं गए, आपने किसी जगह की खुदाई की, वहां से कुछ सामान निकला और उस सामान को देखकर आपने कुछ अंदाजा लगाया कि यहाँ के जो लोग यहाँ रहते होंगे किसी समय पर, उनका जीवन शैली कैसा होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। और फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है रिटन सोर्सेज, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि वो चीजें जो लिखी हुई हैं, लिखित। तो लिखित वाले जिनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं रिटन एविडेंस। अब जहां रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस में हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पर रिटन कुछ लिखा हुआ है कुछ चीज, तो उसमें आर्कियोलॉजी मिले ना मिले, जनरली हम उस चीज को सही मान लेते हैं। एक्सक्यूज मी, तो उस चीज को हम सही मान लेते हैं। ठीक है, अब जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, यहां के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी कि हमारे पास सिर्फ मटेरियल तो मिला है, लेकिन यहां पर लोगों को राइटिंग नहीं आती थी, यानी कि लोगों को लिखने की कला नहीं पता थी। यहां पर हो सकता है लोगों को बोलना आता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज ही नहीं होती थी, मे भी लैंग्वेज होती हो, लेकिन उस लैंग्वेज का हमें नहीं पता है और वो वहां के लोगों को उस लैंग्वेज को लिखने के बारे में नहीं पता था। मे भी बोलना आता हो, मे भी पढ़ना भी आता हो, लेकिन कुछ लिखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या, है ना। तो इसलिए मे भी कोई स्पोकन लैंग्वेज हो, लेकिन वो लिखी नहीं जा सकी, तो हमें पता नहीं है कोई लैंग्वेज थी या नहीं। तो इस टाइम के कुछ रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, यानी राइटिंग्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, अब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड हम किसको बोलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तो उसी टाइम पे और अदर कंट्रीज जैसे कि इराक, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइनीज, यहां पर अलग अलग सिविलाइजेशंस उस टाइम पर पनप रही थी। ठीक है, तो जहां अलग अलग सिविलाइजेशंस पनप रही थी, तो उनके रिटन रिकॉर्ड्स में, यानी कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उनके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है ना। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के खुद के कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिटन एविडेंस तो है, मतलब कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई चीज थी और वहां के लोग कुछ हल्का फुल्का पता है उनके बारे में कि वो ऐसा 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 जीवन जीते थे। लेकिन वो पता कैसे है, क्या वो उन लोगों ने खुद लिखा है, इंडस वैली वाले लोगों ने खुद लिखा है? नहीं, वो किसी और ने लिखा है उनके बारे में। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो हमारे पास, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं,
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हमारे पास एक प्रोटो हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहां उसके बारे में कुछ ना कुछ रिटर्न रिकॉर्ड मिला है, लेकिन वो रिटर्न रिकॉर्ड उनका खुद का नहीं है। वहीं अगर हम देखें, अगर हम बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेरी हैंडराइटिंग यार, मतलब जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो एक हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएगी, क्योंकि वहां के रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं और वो रिटर्न रिकॉर्ड्स किसने लिखे हैं? खुद इजिप्शियंस ने लिखे हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है? जहां पर हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलता है और हमें रिटर्न एविडेंस भी मिलता है ना। तो ये तीन चीजें आप समझ लीजिए। आगे की क्लास में कभी भी अगर बात होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है या फिर प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन जो था, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, अब प्री हिस्टोरिक ह्यूमन का हमारे पास क्या मतलब है कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस वो सिविलाइजेशंस जहां के सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, कोई रिटर्न एविडेंस उनके बारे में हमें नहीं मिला है। और हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड आ जाएगा जब ह्यूमन ने लिखना सीख लिया था। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिर उसके बाद जो बात मैं क्लास की स्टार्टिंग में कर रहा था कि हिस्ट्री सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है ना। हमारे पास हिस्ट्री में फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। इसका एक बहुत क्लीशे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे पास एक ग्लास है पानी का जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, तो अब उसको देखकर कोई इंसान ये कह सकता है कि ये आधा भरा हुआ है, या ये कह सकता है कि ये आधा खाली है ना। यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी इंसान का वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पीओवी भी इंपॉर्टेंट होता है। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि किसी का नजरिया, है ना। नजरिया भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उस नजरिए के हिसाब से ही हम उन फैक्ट्स को एक कहानी के अंदर डालते हैं, है ना। अब इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी, है ना। तो हिस्टोरियोग्राफी हमारे पास क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी हमारे पास होती है हिस्ट्री लिखने का तरीका या हिस्ट्री लिखने की शैली, हिस्ट्री लिखने की कला, उसको हम हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है कि कोई इंसान जब हिस्ट्री के फैक्ट्स को लेकर, जैसे कोई हिस्टोरियन है, आप एग्जांपल ले लीजिए बिपिन चंद्रा, आपने इनका नाम सुना होगा, इनके नाम पे बुक भी आती है ना। तो ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। अब इनको एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्यों बोला जाता है? हिस्टोरियन है तो हिस्टोरियन होना चाहिए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फैक्ट्स को जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया मार्क्सिस्ट है। वहीं आपने वीडी सावरकर का नाम सुना होगा, जो कि एक हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे। अब जो वीडी सावरकर हैं, उनका जो नजरिया है वो एक हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड को देखते हैं, यानी कि वो जो भी फैक्ट्स उठाकर लाएंगे उनकी स्टोरी एक हिंदू स्टोरी होगी और उस स्टोरी के अंदर वो उन फैक्ट्स को फिट करने की कोशिश करेंगे, उसी स्टोरी के हिसाब से वो उन फैक्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। यानी कि जो इंटरप्रिटेशन है, यानी कि फैक्ट्स को समझने का तरीका है, उन फैक्ट्स से हम निकालते क्या है, यानी कि उन फैक्ट से हम क्या समझते हैं वो समझने के लिए हमें एक नजरिया चाहिए, और उस नजरिए से हम जो भी हिस्ट्री लिखते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान कंप्लीटली इंपार्शियल नहीं हो सकता, उसके खुद के कुछ जनरल बायसेस होते हैं, कुछ चीजें, उसका कुछ नजरिया होता है हर किसी का, है ना। तो वो नजरिया जब हम फैक्ट्स को देखते हैं या हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके अंदर भी झलकता है। तो इसी बेसिस पर हम हिस्टोरियोग्राफी को 3 या 4 तरह में डिवाइड करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं हिस्ट्री लिखने के, लेकिन इंडिया में जनरली हम 4 तरह की हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉलोनियल, दूसरी हमारे पास है मार्क्सिस्ट, तीसरी हमारे पास है नेशनलिस्ट, और चौथी हमारे पास है सबाल्टर्न, है ना। तो ये 4 तरह की हिस्टोरियोग्राफी जनरली जो इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में बात की जाती है कि इंडियन हिस्ट्री को जनरली 4 नजरिए से लिखा गया है ना। सबसे पहले हमारे पास है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी क्या है? देखिए, इंडिया जब यूरोपियंस इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया एक, उनके नजरिए से इंडिया एक बहुत ही बैकवर्ड स्टेट था, है ना। अब
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयुर्वेदा था, हमारे यहां इलाज किस चीज से होता था? आयुर्वेदा से। तो हमारे पास आयुर्वेदा की मेडिकल पद्धति थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें पता ही नहीं था कि आयुर्वेद भी कोई चीज होती है, तो उनके हिसाब से इंडिया में मेडिकल सिस्टम था ही नहीं, है ना। तो वो जब भी ये फैक्ट देखेंगे तो वो फैक्ट को इसी नजरिए से देखेंगे कि इंडिया एक बहुत ही पिछड़ी हुई कंट्री है और हम इंडिया को सुधार रहे हैं, हम इंडिया का बेटरमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री लिखी उसके हिसाब से इंडिया एक बैकवर्ड स्टेट था, है ना। तो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी किसने लिखी? जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, यानी कि जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे। ठीक है, तो ये है कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। फिर उसके बाद हमारे पास है मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी। मार्क्सवादी हिस्टोरियोग्राफी कहां से आई? कि कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का विचार दिया था, है ना। तो कम्युनिज्म का जो विचार दिया, उस विचार के हिसाब से जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि हिस्ट्री के फैक्ट्स को जब हम कम्युनिज्म की कहानी में फिट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स खुद ही एक हिस्टोरियन थे। उनका आइडिया यह था कि जो दुनिया की जितनी भी हिस्ट्री है ना, वो सारी हिस्ट्री इस तरीके से चल रही है कि हिस्ट्री में हमेशा क्लास स्ट्रगल होता है। अब क्लास स्ट्रगल क्या होता है? क्लास स्ट्रगल हमारे पास होता है कि भाई एक ऐसी क्लास होती है सोसाइटी में जिसके पास सब कुछ होता है, और दूसरी ऐसी क्लास होती है जिसके पास कुछ नहीं होता। जैसे कि आप सोचिए इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर, यानी कि एक मजदूर है, वो फैक्ट्री का मालिक नहीं है, उसके पास सिर्फ उसका लेबर है और कुछ नहीं है उसके पास। और जो बाकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कौन ओन कर रहा है? यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका मालिक कौन है? फैक्ट्री ओनर, है ना। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री को इसी तरीके से देखा कि हिस्ट्री सिर्फ एक क्लास स्ट्रगल्स, हिस्ट्री के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको उन्होंने क्लास स्ट्रगल की स्टोरी में फिट करने की कोशिश की। तो यहां से शुरुआत होती है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी किसने लिखी? जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। ठीक है, और मार्क्सिस्ट स्कॉलर हमेशा हिस्ट्री को किस रूप में देखना पसंद करते हैं? क्लास स्ट्रगल। तो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसका जो हॉलमार्क होता है वो होता है क्लास स्ट्रगल, यानी कि वहां पर क्लास स्ट्रगल की बात की जाएगी, वहां पर क्लास की बात की जाएगी कि दो क्लासेस होती हैं, वो दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आई नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स इंडिया का जो नेशनलिज्म है, जो भी जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको इंडिया के नेशनलिज्म में ढालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1857 का रिवोल्ट था। अब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर्स हैं वो 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानते। कॉलोनियल हिस्टोग्राफर्स हैं वो भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानते। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मानते। वहीं लेकिन जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है वो कहेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो एक्चुअल में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, है ना। क्यों? क्योंकि इनको एक नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर जगानी है। ठीक है, तो इन्होंने जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कब बताया? 1857 में बताया। ठीक है, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया, है ना। वहीं एक नई स्ट्रीम है हिस्टोरियोग्राफी की जो कि अभी अभी शुरू हुई है, वो है सबाल्टन। ठीक है, अब सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी क्या है? देखिए, हम पढ़ते हैं, आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, महाराजा के बारे में पढ़ रहे हैं, इस राजा ने ये रिफॉर्म कर दिया, इस राजा ने ये लड़ाई लड़ी, ये जीत गया, ये हार गया। हम सिर्फ रूलिंग क्लास की बात कर रहे हैं, है ना। आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा। हमें ये नहीं पता कि कॉमन मैन की जिंदगी कैसी थी, हमें ये नहीं पता कि चंद्रगुप्त के टाइम पे कॉमन मैन की जिंदगी कैसी थी। हमें अशोक का ये पता है कि उसने कलिंग में इतना बड़ा युद्ध किया, इतने लोग मार दिए, उसके बाद उसने बुद्धिज्म फैलाया, ये सब हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अशोक के राज में एक आम आदमी था, उसकी जिंदगी कैसी थी। तो जो आम आदमी के नजरिए से जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है उसको हम बोलते हैं सबाल्टन हिस्टोग्राफी। तो सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी किसके बारे में बात करती है? कॉमन मैन। ये सबसे लेटेस्ट स्ट्रीम है हिस्टोरियोग्राफी में जो कि इंडिया में चल रही है। उसके बाद आजकल एक और नई टर्म वोग में है, नई टर्म चल रही है, नई पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्टोरियोग्राफी का, जिसको हम बोलते हैं हिंदू हिस्टोरियोग्राफी। और हिंदू हिस्टोरियोग्राफी कुछ हद तक नेशनलिस्ट, पहले हिंदू हिस्टोरियोग्राफी को हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंडर ही पढ़ रहे थे, लेकिन आजकल जो हिंदू हिस्टोरियोग्राफी है उसमें फिर से इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा है और जो फैक्ट्स हैं उनको एक हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एक नॉट एज अ रिलीजन बट एज अ वे ऑफ लाइफ, तो एक हिंदू वे ऑफ लाइफ के नजरिए से उनको देखकर हिस्ट्री जो लिखी जा रही है उसको हम हिंदू हिस्टोरियोग्राफी
के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको हिस्ट्री पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री में अगर कोई भी इंसान कोई भी बात कर रहा है तो वो सिर्फ प्योर फैक्ट्स नहीं है, आपको अपना खुद का नजरिया भी इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन फैक्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। इसी नोट पे हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं, और क्या क्या नाम है इसके, इसको हम एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ठीक है। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या चीज है, देखिए इंसान जो है हमेशा से शहरों में नहीं रहता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इंसान हमेशा से नहीं रह रहा है। ये बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है जब इंसान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े शहरों में रहना शुरू किया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले इंसान अफ्रीका में जो सवाना के जंगल है वहां पर इंसान इवोल्व हुआ। आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो पता होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि साइंस की चीज सर हिस्ट्री में क्यों बता रहे हैं। आपको यही चीज समझनी है कि कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है किसी से, है ना, सब सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक्ड है, और अगर आप इंटरलिंक करके चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा, आपको चीजें क्लियर रहेंगी। तो आप सोचिए जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसका यहां क्या इंपॉर्टेंस है कि इंसान हमेशा से ऐसा नहीं था, हमेशा से हम शहरों में नहीं रहते थे, हमेशा से ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, उससे पहले इंसान जब इवोल्व हुआ सवाना के जंगलों में रहता था, ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी, उस टाइम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं रहता था इंसान। तो पहले इंसान हंटर गैदर था, हंटर गैदर का मतलब वो मारता था खाता था, शिकार किया खाया, फल फ्रूट गैदर कर लिए, यानी कि इकट्ठा करने का काम करता था और हंटिंग का काम करता था और वहीं से अपना खाना जुटाता था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान सवाना के जंगलों से निकलकर अलग अलग पार्ट्स में दुनिया भर में माइग्रेट कर गया, ठीक है। अब जब इंसान वहां से निकलकर दूसरी जगह माइग्रेट कर गया तो वहां पर धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, है ना। जब इंसान ने खेती करना सीखा तो खेती करना सीखने के बाद क्या हुआ कि पहले तो इंसान सिर्फ उतना ही खाना जुटा पाता था या उतना ही खाना इंसान के पास होता था जितनी की उसे जरूरत होती थी, है ना। लेकिन जब खेती करने लग गया इंसान तो आप सोचिए एक बहुत थोड़े लेबर में, यानी कि 3-4 आदमी मिलकर एक पूरा खेत जोत सकते हैं और पूरे खेत में एक साल में फसल उगा सकते हैं, और वो फसल इतनी होती है कि वो 3-4 आदमियों के लिए नहीं, कम से कम 30-40 लोग उसको खा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास पहली बार इंसान के पास सरप्लस आया, सरप्लस यानी कि कुछ चीज अधिक आई, जितनी उसको जरूरत है उससे ज्यादा भोजन इंसान के पास अवेलेबल हुआ पहली बार इतिहास में, ठीक है। तो पहले तो सब लोगों के पास सिर्फ एक ही काम था, पहले इंसान के पास सिर्फ एक ही काम था, सुबह सुबह जाना, किसी हिरण को मार लिया, कोई फल तोड़ लिया, इकट्ठा कर लाया, अपनी फैमिली को खिला दिया, खा के सो गया, सुबह उठ के फिर किसी को मारेंगे, ठीक है। अब इंसान ने नए नए काम ढूंढ लिए क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। अब आप सोचिए 30 लोग हैं एक गांव में, 30 लोग हैं जिसमें से 4-5 लोग मिलकर खेती कर रहे हैं और वो 30 के 30 लोगों का पेट भर सकते हैं। तो बाकी जो 25 लोग बचे वो क्या करेंगे, कोई खाट बनाने लग जाएगा कि यार जमीन पे सोना बढ़िया नहीं लगता, मुझे खाट बनानी आती है, मैं खाट बनाने लग जाऊंगा। कोई कपड़े बनाने लग जाएगा, उसे कपड़े बनाना अच्छे से आता है। किसी को मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छे से आता है, वो कुम्हार हो जाएगा। किसी को ने सोचा कि भाई जो खेती कर रहे हैं उनके पैरों में छाले हो जाते हैं तो उनके लिए चप्पल बना देता हूं, तो वो मोची का काम करने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं वो सोसाइटी में डेवलप हो जाएंगे। और वो अलग अलग प्रोफेशंस किस लिए डेवलप हुए, क्योंकि कहीं से सरप्लस आया, सरप्लस मतलब अधिक आया, जितनी इंसान को जरूरत है वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो जब वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो उन लोगों का भी पेट भर पा रहा है जो कि एक्चुअल में खाना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। या जो एक मोची है वो खेत में जाकर काम नहीं करता, वो खाना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हमें समझना है कि सोसाइटी जब डेवलप होती है तो सरप्लस से डेवलप होती है। कोई भी सोसाइटी जब जिसमें स्पेशलाइजेशन आता है, यानी कि लोग खेती से आगे बढ़ते हैं, तो खेती से आगे लोग तभी बढ़ते हैं जब सोसाइटी के पास सरप्लस आता है, यानी कि कुछ चीज अधिक आती है जो कि मतलब एक इंसान इतना प्रोडक्शन कर पाता है जो कि उसका खुद का पेट भरने के अलावा वो साथ में 3-4 लोगों का पेट और भर सकता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आई तो क्या आप समझ रहे हैं यहां पर क्या हुआ होगा। यहां पर पहली बार इंसान ने एग्रीकल्चरल सरप्लस को यूज करके शहर बनाए, यानी कि दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया की धरती पर पहली बार शहर कब आए। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन,
ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि इंडिया में फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कब हुआ, यानी कि इंडिया में पहली बार शहरीकरण कब हुआ। तो इंडिया में पहली बार शहरीकरण तब हुआ जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में आई, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में शहरीकरण का पहला पड़ाव था। ठीक है, अब शहरीकरण क्या होता है समझिए आप इस बात को। देखिए, गांव की इकोनॉमी आज भी जनरली एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है, लेकिन शहरों में कोई खेती नहीं करता। ठीक है, तो जो गांव है, गांव इतना खाना उत्पादित कर पाए कि कुछ लोग शहरों में रह पाए जो कि खेती का काम नहीं कर रहे हैं, जो कि भोजन नहीं उगा रहे हैं, और उनके लिए भी, उनका भी पेट भरने की कैपेबिलिटी जब किसी समाज में आ जाती है तो वो समाज शहरीकरण की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आईवीसी में हुआ, इसका मतलब इस टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर इतना डेवलप हो चुका था कि वो उन लोगों का भी पेट भर सकता था जो कि डायरेक्टली खेती में इन्वॉल्व नहीं थे। तो कल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम और ज़्यादा फैक्चुअल स्टडी करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आज हमने एक ओवरव्यू देख लिया है क्लास में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था और इसको हमें जो चीज़ें हैं उनको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कल की क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।